हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। एक नई सी चीज़ बहुत ही धमाकेदार तुम्हारे सामने लेकर के हम आ गए हैं। रैपिड रिवीजन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो फिजिक्स का है हमारा, जो कि काफ़ी परेशान भी करता है, तो उसमें हम लोग रैपिड रिवीजन दैट मीन्स कि इस पूरे चैप्टर को लगभग 30 मिनट के अंदर खत्म करने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं बेटा, हम लोगों ने ऑलरेडी 2 सेक्शंस रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसी चैप्टर को 1 शॉट के अंदर लगभग 2.5 घंटे में मैंने खत्म किया है। आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी उसमें मिलने वाले हैं। उसके बाद भी हम लोगों ने एक और सेक्शन कवर किया है जिसमें इस पूरे चैप्टर को लगभग 16 आवर्स के अंदर खत्म किया है। और 16 आवर्स के अंदर 16 आवर्स से थोड़ा कम ही होगा, बिकॉज 18 वीडियोज हैं लगभग उसमें। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ही डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड भी और एग्जाम से थोड़ा सा डिटेल में भी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें ऑलरेडी करी गई हैं। यहाँ पे हम लोग 30 मिनट्स के अंदर इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड रिवीजन को। ठीक है बेटा, रैपिड रिवीजन कंप्लीट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का हम करने वाले हैं इन 30 मिनट। ठीक है, देखो इसके पहले हम लोगों ने टोटल चैप्टर बहुत डिटेल में हमने रिकॉर्ड कर रखा है तुम्हारे लिए। लगभग 16 आवर्स के लेक्चर्स हैं वो, टोटल 16 वीडियोस बनी हुई हैं। पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में है, पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं। देन आफ्टर हम लोगों ने एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस ले रखे हैं, प्रीवियस ईयर भी ले रखे हैं, मतलब पूरा डिटेल है। उसके अलावा फिर कुछ बचता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या कर रखा है, तो सेम यही चैप्टर 1 शॉट में भी हमने तुम्हारे लिए बना रखा है। लगभग 2.5 आवर्स में उस चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है। उसके अंदर भी हम लोगों ने थ्योरी पार्ट पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जांपल्स डिस्कस कर रखे हैं एंड कुछ क्वेश्चंस अदर भी दे रखे हैं 1 शॉट के अंदर। ठीक है, आज और भी हम तुम्हारा काम आसान करने के लिए 1 शॉट के अलावा रैपिड रिवीजन जो है वो लेक्चर तुम्हारे सामने लेकर के आए हैं, जो कि केवल कितने देर में बेटा 30 मिनट्स के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। इसका इंपॉर्टेंस तुम्हारे लिए ये होगा कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे लोग मिस कर देते हैं पढ़ने के बाद। ठीक है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूल जाता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर तुम्हारे लिए ये लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हर वो छोटी छोटी बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। तो बेटा जैसे हमने पढ़ा है, न्यूक्लियस होती है, एटम्स से मिलकर के सारी चीजें बनी होती हैं। एटम्स के सेंट्रल पार्ट पे क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और किनारे किनारे ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कुछ घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस से बंधे होते हैं अट्रैक्शन के थ्रू। कई बार ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट इतना ज्यादा मजबूती के साथ नहीं हो पाता, वो क्या करता है अपने ऑर्बिट्स को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। तो उस केस में उसी इलेक्ट्रॉन को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जब बाहर निकल जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये एटम से बाहर चला जाता है और पूरे क्रिस्टल में घूमने लगता है, इसीलिए कंडक्ट कराना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर देता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ऑर्बिट से छोड़ के बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब जो है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर 1 कंडक्टर, जिसके अंदर सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा। नंबर 2 होता है इंसुलेटर, ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं किया जा सकता। सेमी कंडक्टर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो नहीं होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, बट हम लोग थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा करके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर बट कैन डेवलप्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, यानी वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किए जा सकते हैं। सेमी कंडक्टर से बनी हुई चीजें हमारे सामने दिखती हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं सिम कार्ड है। सिम कार्ड में सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल होता है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो है इसमें भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल होता है। बाकी इसमें बहुत डिटेल्स में जो है वो क्लास 12th में सिखाया जाता है। बाकी हम लोगों ने इसके पहले जो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रखे हैं उसमें भी तुम जाकर के थोड़ा और इसके बारे में देख सकते हो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ये डेफिनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और पूरे क्रिस्टल में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बेटा? ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लो। ठीक है, कोई भी वायर है तो उस वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन पे नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना होता है पर सेकेंड। नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना होता है पर सेकेंड, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट को I बराबर Q/T से लिखा जाता है। ये नेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे जा सकते हैं, कुछ पीछे जा सकते हैं। तो टोटल आपको देखना है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे या पीछे हुए। तो जब कभी भी किसी भी जगह पे नेट फ्लो ऑफ चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने को मिलता है तो वही क्या कहला जाती है बेटा, करंट कहला जाती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज at any cross section of a wire is measurement of electric current in the wire। रेट का मतलब ही क्या है, एक सेकेंड में फ्लो होने वाला चार्ज आपको देखना है।
इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करोगे? नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो हुआ और कितने टाइम में हुआ उससे आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मेरे को रेट निकालना था, 1 सेकंड का चार्ज निकालना था। मान लो 5 मिनट में तुमने देखा कि 500 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज, राइट? तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, या 5 मिनट में अगर 500 कूलम्ब गया तो मतलब दैट मींस कि 300 सेकंड में 500 कूलम्ब गया, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, डिवाइड करोगे। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज को जब टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट तब आती है जब वायर में कोई भी जगह हो, वायर हो या ऐसे फ्री स्पेस हो, कुछ भी हो, वहां पे जब नेट फ्लो ऑफ चार्ज अपने को देखने को मिलता है तो क्या बनती है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट बनती है। हम बहुत शॉर्ट में 30 मिनट्स के अंदर इस लेक्चर को फिनिश करना चाह रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आपको अगर बहुत डिटेल में सुनने की अगर इच्छा है तो आप हमारे अदर लेक्चर्स को के थ्रू जा सकते हैं, वन शॉट में जा सकते हैं, और भी डिटेल में चाहिए तो आप हमारा कंप्लीट जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है जिसमें कि 14 to 16 आवर्स की वीडियोज है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहां पे बहुत रैपिड करने वाले हैं चीजों को। तो I बराबर Q/T, राइट? ये है करंट का फार्मूला, I बराबर Q/T, और इसकी यूनिट यहां से देख सकते हो क्या आएगा? कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड क्या बनने वाली है बेटा? यूनिट बनने वाली है। यूनिट इसकी क्या बनने वाली है? कूलम्ब पर सेकेंड। अब जो है फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर, वायर में किस तरीके से करंट फ्लो करती है जरा इसको समझ लीजिए। देखो जैसे ये वायर है, वायर के अंदर जब तुम बैटरी जोड़ते हो तो बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाती है इन दोनों एंड के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल है अभी मैं बताऊंगा। मतलब वो एक प्रेशर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारता है, तुम निकलो यहां से। तो इलेक्ट्रॉन्स जब ये चलते हैं तो ये देखिए ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एटम्स हैं, एटम वाइब्रेट्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करता है तभी क्या चलता है? चार्ज, और तभी क्या बनती है? करंट बनती है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो आपस में कोलिजन करते हैं, आप देख सकते हैं एटम्स के साथ अपने आप में कोलिजन करते हैं, और ये कोलिजन ही वायर का क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस बन जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो ये होती है बैटरी, बैटरी लगाते हैं तब जाकर के करंट बनना शुरू करती है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव विद अ सर्टेन एवरेज वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जरा उनकी डायरेक्शन चेक कर लीजिए। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये देखिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ऐसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जाकर के खत्म हो रहे हैं। मगर करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? करंट की डायरेक्शन को भी आपको समझना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो करंट की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट मानी गई है, कन्वेंशन है, ये कोई रूल नहीं है। ठीक है, कन्वेंशन है। ये कह सकते हो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और ऐसे घूम करके बाहर बाहर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आने की कोशिश करती है। ये इंपॉर्टेंट है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है बेटा, जानते हो तुम इन बातों को। हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं और अगली बातचीत करते हैं। देखिए अगली बातचीत ये है कि हम लोगों ने कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने अभी आपको बताया। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको ध्यान रखना है, वेक्टर नहीं होती है ये। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड 1 एम्पियर इज, अभी अभी बताया था, जल्दी से सोच करके बताओ, 1 कूलम्ब पर सेकंड। अब देखो इसको ध्यान रखना बेटा, मिली एम्पियर को किस तरीके से एम्पियर में बदलोगे? एम्पियर इज द एसआई यूनिट। न्यूमेरिकल्स में आपको एसआई यूनिट ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मगर कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मिली एम्पियर में लिख करके आएगा। तो 1 मिली एम्पियर, स्मॉल एम लिखा होगा तो मिली एम्पियर कितना होता है? 10 to the power -3 एम्पियर। ऐसे ही माइक्रो एम्पियर होता है 10 to the power -6 एम्पियर। नैनो एम्पियर होता है 10 to the power -9 एम्पियर। व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो? चार्ज को फ्लो कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो ये टैंक है दो, तुमने यहां पे वाल्व ओपन किया तो पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि एक प्रेशर बनता है हाई टू लो, पानी का प्रेशर बनता है, राइट? तो पानी हाई से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। वाटर को प्रेशर कौन दिया? वाटर का लेवल, हाई लेवल से लो लेवल। ऐसे ही चार्ज को प्रेशर कौन देने का काम करता है? देखो जब ये जाएगा तो पानी फ्लो करेगा, ठीक है। चार्ज को प्रेशर देने का काम कौन करता है? सेल। सेल के ये दोनों टर्मिनल्स जो होते हैं, सेल कुछ ऐसे दिखती है, उसी का ये सिंबल है। सेल के ये जो टर्मिनल्स जो होते हैं, इन पे जैसे यहां वाटर का लेवल है वैसे ही यहां एक कोई चीज बनती है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो यहां का हाई होता है और यहां का लो होता है। ये जो पतली सी छोटी सी नॉब दिख रही है, यहां का हाई पोटेंशियल होता है, यहां का लो पोटेंशियल होता है। और ये पोटेंशियल क्या करता है? चार्जेस को प्रेशर देने का काम करता है। तो इस तरीके से यहां पे देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पे क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। जिसे पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हो उसका मतलब है हाइयर पोटेंशियल, और जिसे नेगेटिव टर्मिनल बोलते हो उसका मतलब है नेगेटिव पोटेंशियल। जिसे नेगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं उसका मतलब है लोअर टर्मिनल वोल्टेज या लोअर टर्मिनल पोटेंशियल, जो भी कह सकते हो, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो। देखो पॉजिटिव नेगेटिव का ये मतलब नहीं कि यहाँ पे कुछ प्लस में है, यहाँ पे कुछ माइनस में। यहाँ प्लस माइनस का मतलब है यहाँ हाई है और यहाँ लो है। जिसे लो है उसे नेगेटिव पोटेंशियल बोला जाता है,
राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हो सकता है यहाँ पे +5 वोल्ट का पोटेंशियल हो और दूसरी जगह पे क्या हो, दूसरी जगह पे क्या हो बेटा, जल्दी से बताइए। हो सकता है कि यहां पे +5 वोल्ट का पोटेंशियल हो, यहां पे +2 वोल्ट का पोटेंशियल हो, फिर भी हम इसे नेगेटिव पोटेंशियल बोलेंगे। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, राइट। तो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। फिलहाल के लिए बैटरी ठीक वही काम करती है, बैटरी ठीक वही काम करती है जो काम यहां पे कौन करता है, हाई लेवल का वाटर टैंक, ठीक है। हाई लेवल का वाटर टैंक प्रेशर देता है, बैटरी भी यहां पे क्या कर दे रही है, प्रेशर देने का काम करती है। किसको, इलेक्ट्रिक चार्जेस को, तो वो पोटेंशियल के थ्रू ही देती है। यानी बात को समझिए, अभी आपको आगे हम लिख करके दिखाते हैं। डिफरेंस बिटवीन द हायर पोटेंशियल एंड द लोअर पोटेंशियल जो होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। देखो ये हाई पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और दोनों का जो डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 था तो डिफरेंस कितना था, 3 था, तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था यहाँ पे। और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है बेटा, चार्जेस को फ्लो कराता है। जैसे यहां वाटर के लेवल का डिफरेंस पानी को फ्लो कराता है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या करता है, चार्जेस को फ्लो कराता है। तो व्हाट मेक्स चार्जेस फ्लो, आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चार्जेस को फ्लो कराने का काम यहां पे कर रहा होता है। अब जो है हम लोग और आगे अगर बढ़े तो देखिए अगली जो बातचीत है, यहां पे जस्ट अ मिनट, इस बोर्ड को भी ऐसे ही मौकों पे साथ छोड़ना होता है। 1 मिनट की टाइम दीजिए आप, ठीक है बेटा, ओके फाइन। तो हम लोगों ने ये चीज सीख लिया अभी। अब हम आगे बढ़ लेते हैं और ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, तो यहां पे आ जाते हैं। और ये है हमारे पास, हमने ये सारी बातें डिस्कस कर लिया था। अब इसी के आगे बातचीत करनी थी अपने को, तो वो बात ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये वाली लाइन देख लीजिए, द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का काम क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो एमीटर एक डिवाइस होती है जो करंट को नापती है। ये ऐसा दिखती है साइकिल में, देखो यहाँ पे ए लिखा होगा तो एमीटर है, यहीं पे वी लिख दोगे तो वोल्टमीटर होगा। तो इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एक्सटर्नल सर्किट। सीरीज का मतलब क्या हुआ, ये बल्ब है, इसी की ठीक आगे ठोक दो किसको, एमीटर को, रेजिस्टेंस में से होते हुए पास कर दो। जब एक ही वायर में सब जुड़ जाए, बीच बीच में, राइट। जैसे एक रास्ता जा रहा है, रास्ते में हमारा घर पड़ता है, फिर आगे तुम्हारा, एक ही रास्ते पे सबके घर बस गए, तो ये सब सीरीज है, राइट। तो यहां पे देखो ये रास्ता चल रहा है, उसी रास्ते में सबके सब बैठते चले गए, ये सब क्या है बेटा, सीरीज है, ठीक। तो ये सीरीज में कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। पीछे आपको बताया था, यहां पे करंट ऐसे जाती है, कई बार ये डायरेक्शंस एग्जाम में लिखने के लिए आ जाती हैं। अब यहां पे आ जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। पीछे अभी बताया था, इट इज एन इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है, कॉजेज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, तीनों की यूनिट सेम होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। अब देखिए डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से आएगा। वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट। जैसे बेटा समझिए, मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे है, और कोई चार्ज अपने पास यहां है, तो यहां से यहां इस चार्ज को ले जाने के लिए, यहां से यहां हमको इस चार्ज को ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे तुमको कोई सामान है यहां से वहां उठा करके ले जाते हो, वर्क करना पड़ता है। ऐसे ही किसी चार्ज को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वर्क करना पड़ता है। तो आप जो ये वर्क करना पड़ रहा है और जितने चार्ज को ले जाने के लिए करना पड़ रहा है, आप क्या करिए, उस वर्क को चार्ज से करिए डिवाइड। जो रिजल्ट आएगा बेटा, इन दोनों पॉइंट का क्या माना जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये उसकी डेफिनेशन है, जो मैंने बताया वही लिखा है, तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक बेटा, बात समझ में आई। पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ये वर्क की मेजरमेंट है, कहीं ना कहीं वर्क इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एसआई यूनिट वोल्ट होती है, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट होती है, पीछे हमने बता दिया। अब जो है हम लोग बात करते हैं वोल्टमीटर। जैसे एमीटर होता है वैसे ही वोल्टमीटर भी होता है। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। यहां पे वी लिखा होगा, ये दो नॉब होते हैं इसके, यहां से तुम कनेक्शन देते हो, करंट जाती है घूम करके, तो ये हमारा पॉइंटर जो है इस स्केल पे डिफ्लेक्ट करेगा, और पॉइंटर जब डिफ्लेक्ट करेगा तो हमें पता चलेगा कि कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे कनेक्ट होता है, ये पैरेलल, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एक्सटर्नल सर्किट। पैरेलल बोले तो कैसे, ऐसे, जैसे मान लो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो इसी के दोनों एंड का पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में आता है ना, तो उन दोनों पॉइंट से ही तो जोड़ोगे। तो कोई भी चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, मान लो ये रेजिस्टेंस है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके दो पॉइंट्स हैं, इसके दोनों पॉइंट के बीच में तुमको जोड़ोगे तो भैया सामने थोड़े जोड़ दोगे, बाहर से जोड़ोगे ना यार। तो जब कोई भी चीज बाहर से जुड़ी होती है किसी के साथ, ये देखो बाहर से है, ये वाली हाथ के बाहर है ये, तो ये क्या बन गया, पैरेलल। तो कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाहर बाहर कोई और चीज एग्जिस्ट कर गई एकदम साथ साथ, तो कैसे चल गया,
पैरेलल। और पैरेलल कैसे होता है? पैरेलल का मतलब साथ साथ चलना चाहिए, सेम जगह से शुरू सेम जगह पे खत्म, यानी स्टार्टिंग भी दोनों का एक ही जगह होना चाहिए और एंडिंग भी दोनों का एक ही जगह होना चाहिए, तब जाकर के चीजें पैरेलली जुड़ी होती है। मान लो ऐसा ना हो, सपोज दैट ये रेजिस्टेंस ऐसे, ये रेजिस्टेंस ऐसे, और तुमने वोल्टमीटर को धड़ाक से जोड़ दिया ऐसे, तो खेल हो जाएगी बेटा। ये R1 और ये R2 के साथ, ये R1 और ये R2 में अगर मैं कहूं कि क्या R1 और वोल्टमीटर पैरेलल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साथ साथ चल ही नहीं रहे। शुरुआत तो एक जगह हुई, खत्म नहीं हुई। इसका R1 यहीं खत्म हो गया, वोल्टमीटर का वहां खत्म हो रहा है, इसने उसका साथ छोड़ दिया। शुरुआत भी एक जगह से हो, खत्म भी एक जगह हो, साथ साथ, तो क्या है? पैरेलल। साथ साथ नहीं हुआ तो क्या है? पैरेलल नहीं है, एक आगे निकल गया ना, छोड़ो उसको। तो सीरीज में और पैरेलल में बेसिक पहचान ऐसे हो जाती है। सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, क्योंकि शुरू जहां से खत्म वहीं से, मतलब एक जगह से शुरू एक जगह पे खत्म, तो पैरेलली कनेक्टेड होता है बेटा, इसको ध्यान रखना। वोल्टमीटर कैसे कनेक्टेड होता है? पैरेलली। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। कॉमनली यूज सिंबल, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसे होता है, कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। इलेक्ट्रिक सेल ऐसा दिखता है, ठीक है, सबने देखा है। पेंसिल सेल सिंबल बेटा ऐसा होता है। छोटा डंडा छोटा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल जो कह लो, बड़ा डंडा हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल जो कह लो, ठीक। अब बैटरी का क्या है चक्कर? तो बहुत सारी सेल मिल जाती हैं, एक सेल से काम नहीं चल रहा है, पैरेलली जोड़ दिया या सीरीज जोड़ दिया। ये सीरीज है, देखो एक के बाद एक का घर बसता चला जा रहा है। रास्ता तो एक ही है ना भाई, घूम घूम करके जा रहा है, बट रास्ता तो एक ही है, सीरीज है, ठीक है। तो ये सीरीज है, ये क्या है? पैरेलल। पैरेलल क्योंकि ये साथ साथ सब एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, ठीक। तो ये पैरेलल है। फिलहाल के लिए सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, कई सारी बैटरी एक साथ होती हैं तो वो क्या बनाता है बेटा? सेल। कई सारी सेल एक साथ होती है तो क्या बना देता है? बैटरी। तो ये है बैटरी जिसमें सारी सेल्स यहाँ पे पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है। ये एक सेल है, ये एक सेल है, देखो छोटा डंडा बड़ा डंडा यहां पे मिला दीजिए, गलत बना हुआ है, इसको जोड़ना पड़ेगा अपने को। ये छोटा डंडा, ये बड़ा डंडा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या बन गया? ये बैटरी बन गई। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। मतलब बात को समझो यार, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। देखो बात इतनी सी है कि ये है कई सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन, जिसको कलेक्टिवली बैटरी बोला जाता है। ये उसका सिंबल है। एक तरफ प्लस दिखा दिया, एक तरफ माइनस, यहां एक गलती है उसको सही कर लो, ये बीच में जुड़ा होगा, ये बीच में जुड़ा होगा। चले आगे बढ़े, ठीक। प्लग की या स्विच, घर में स्विच लगाते हो ना, जल जाएगा ना वो बल्ब, तो उसको जलाने बुझाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा तुमको? स्विच लगाना पड़ेगा। ये देखो ये होती है हमारे पास प्लग की, एक टैप की होती है। घरों में हम लोग टैप की इस्तेमाल करते हैं, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से प्लग की अपने को डिस्कस करना है। अक्सर स्कूलों के लैब में होती है, तुमने लैब में गए होगे तो देखे होगे। इसको उठाओ, इसमें डाल दो। एक्चुअली होता क्या है, यहां से बैटरी कनेक्ट, वो वायर जुड़ता है, करंट ऐसे आएगी, ये तो बीच में टूटा हुआ है तो यहां जा ही नहीं पाएगी। इसको उठाओ, धाए दे इसमें बिठा दो, तो क्या होगा? करंट ऐसे निकलते हुए, इससे निकलते हुए चली जाएगी, तो इस तरीके से ये ऑन हो जाएगी। अभी तो ऑफ करना था ना साहब, ये देखो ओपन है, ओपन है। ओपन का मतलब ऑफ, ध्यान देना यहां पे, ओपन का मतलब ऑफ होता है, क्लोज का मतलब ऑन होता है। तो इसको उठाओ, इसमें बिठाओ, तब तो ये ऑन हो जाएगा। बट अभी ऑफ की बारे में बात करनी थी, तो कहां बिठाओगे? दूर रखो। तो ये हमारे पास प्लग की जो ओपन हालत में है, और इसका सिंबल ऐसे होता है, ये देखो, ये यहां पे ये स्विच है, बट कुछ भी यहां पे बीच में जुड़ा नहीं है, ना कुछ बना है, तो ये स्विच कैसे है? ओपन है। कुछ इस तरीके से ये ओपन स्विच का सिंबल होता है, ये ओपन स्विच का सिंबल होता है। आ जाइए क्लोज स्विच के बारे में बात कर लीजिए। उठा दो, इसमें बिठा दो, ये बैठ गया, ये इस तरीके से डॉट बना देते हैं इसमें, ये स्विच है, इसमें डॉट बना दोगे, ये बल्ब जल जाएगा, यानी क्लोज स्विच का ये सिंबल हो जाता है। चले भाई आगे बढ़े। तो अगली बात है ज्वाइंट वायर। कई बार होता है इस तरीके से वायर को हमको जोड़ना पड़ता है, ये वायर जोड़ना पड़ता है। ये वायर हालांकि इस तरीके से जोड़ा नहीं जाता है, ये गलत तरीके से जोड़ा गया है, वास्तव में ऐसे वायर को जोड़ना चाहिए। इस पे ऊपर टैपिंग कर दो, तो ये वायर जहां पे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। ये एक वायर गया, एक वायर ये गया, दोनों यहां जुड़ गया, तो ये है ज्वाइंट वायर, यानी एक दूसरे की करंट दूसरे में जा सकती है, ठीक। बट एक होता है कि वायर क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉसिंग वायर विदाउट ज्वाइन, ठीक है, क्रॉसिंग वायर। जैसे ये एक वायर जा रहा है, दूसरा वायर इसके ऊपर से क्रॉस कर गया, इसकी करंट उसमें नहीं जा सकती, ये तो लेयर है ना, रबर की लेयर प्लास्टिक की, तो कैसे जा पाएगी? तो ज्वाइंट क्रॉसिंग वायर ऐसे दिखाए जाते हैं। एक वायर ये जा रहा है, दूसरा वायर इसके ऊपर से क्रॉस करके निकल गया, ये है ज्वाइंट वायर, ठीक है बेटा। आगे बढ़ लें। इलेक्ट्रिक बल्ब अभी देखा ही होगा, इसमें क्या ही बता दें, ये है इलेक्ट्रिक बल्ब, देखो जलता हुआ बल्ब अपना चमकता हुआ, सिंबल ऐसा होता है भाई, ये इसका सिंबल होता है, ये इसकी फिलामेंट है, घुमा घुमा के दिखाई गई ऐसे, ठीक। तो ये अपना इलेक्ट्रिक बल्ब है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना, एनसीईआरटी में पूरा एक पेज बना हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में पूरा ही एक पेज बना हुआ है। हम 30 मिनट में कर रहे थे, हमारा 5 मिनट एक्सीड करा रहा है बोर्ड, कोई बात नहीं, बोर्ड साथ नहीं दे रहा। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर अगर तुम्हें दिखाना है, देखो रेजिस्टेंस ऐसे दिखते हैं,
अलग अलग कोडिंग के होते हैं। ये देखो, ये क्लास 12 में सीखने को मिलेगा, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। इन कलर्स को देख के बताते हैं ये कितने ओम का कौन है, वो सिलेबस में है नहीं, बट रेजिस्टेंसेस ऐसे बनाए जाते हैं। तुमने अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोई भी देखा होगा, खोलोगे उसकी मदरबोर्ड पे सब दिख जाएंगे ढेर सारे, बट इनको कॉपी पेन पे बिठा ऐसे बनाते हैं। ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस। अच्छा, वैसे तो रेजिस्टेंस किसी भी वायर में भी होता है ना, एक वायर है तो वायर में हर जगह पे क्या होता है, रेजिस्टेंस। स्पेसिफिकली कहीं पे हमको रेजिस्टेंस अगर ज्यादा करना है तो हम जानबूझ करके ऐसी चीजें लगा देते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को ज्यादा करने के लिए हमने इन चीजों, और इसका ये सिंबल हो गया, तो ये रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अब आ जाइए वेरिएबल रेजिस्टेंस। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। ऐसे होता है, यहां से एक तरफ से वायर लगता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, तो ये जो करंट इसमें जब जाएगी ना, तो ऐसे ही इसके अंदर वाइंडिंग की गई है वायर की, तो यहां से ऐसे करंट निकल जाएगी, यानी इतना रेजिस्टेंस तुमने यूज किया। अब रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो इसको नॉब को यहां खिसका दो तो ये और भी हिस्सा यूज होने लगेगा। कम करना है पीछे खिसका दो तो यहीं से क्रॉस कर जाओगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको स्लाइड कराते हैं। देखो ये भी लैब में मिल जाएगा, स्कूल में जाओगे, इसको स्लाइड कराते हैं, कनेक्शन जो भी होता है उसके बीच में रेजिस्टेंस बदलता रहता है। तो ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे रियोस्टेट भी कहा जाता है। बेटा इसके प्रोनाउंसिएशन में एच साइलेंट होता है। चलो आगे बढ़ ले। तो ये होता है इसका सिंबल, ये लगाया तीर चलाया, ये लगाया टच बनाया, तो ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। चलो बेटा आगे बढ़े। वेरिएबल रेजिस्टेंस। एमीटर ऐसे होता है, अभी पीछे बताया था एमीटर कैसे जुड़ता है सीरीज में, ये भी तुमको बताया था, ठीक है। ये उसका सिंबल होता है, ध्यान रखना। एमीटर का सिंबल ये होता है, करंट जिधर से अंदर घुसती है उसे प्लस और जिधर से बाहर निकलती है उधर माइनस। देखो इसको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको कंप्लीट कर लेना। जिधर से करंट अंदर जाएगी प्लस, जिधर से बाहर निकलेगी वो माइनस। वोल्टमीटर देख लो, वोल्टमीटर अभी पीछे बताया था, ये वोल्टमीटर पैरेलली कनेक्टेड होता है। इसमें भी जहां से करंट अंदर जाती है अगेन दिस इज प्लस, और जहां से बाहर आती है वो क्या है, माइनस। तो इसमें भी पोलैरिटी होती है, सिंबल ऐसा होता है। यहां पे देखो ये बना हुआ है ऑलरेडी। चलो आगे बढ़ ले। तो ओम्स लॉ, जाना पहचाना सा लॉ, कौन सा, ओम्स लॉ। बेटा ओम्स लॉ तो बहुत ही पॉपुलर है ना, इसके बगैर तो काम ही नहीं बनने वाला। फॉर अ गिवन मेटालिक वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज द कंडीशन। ओम्स लॉ कहता है कि कोई भी मेटल का वायर होता है और अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, मेटल का मतलब कंडक्टर भी होता है, ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, राइट। तो फॉर अ गिवन मेटालिक वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई भी मेटल का वायर है, जैसे मान लो ये हमारे पास वायर है, तो इसमें करंट जाएगी, तो करंट जाने से क्या होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन रेजिस्टेंस बनाएगा। तो रेजिस्टेंस होने की वजह से यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब करंट जाती है तो किसी वायर में क्या बनता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर होता है, यानी कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब डेल्टा वी की जगह अपने सिलेबस में वी लिखा जाता है, तो तुम बात को समझना यार, ठीक है। जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है या वायर कोई रेजिस्टेंस बोला जा रहा है, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहां से यहां के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, आई होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है, उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए V बराबर आई होता है और V बराबर आई आर हो जाता है। यहां पे आर को रेजिस्टेंस कहा जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एंड दिस इज ओम्स इक्वेशन। और जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ये बल्ब ज्यादा चमकेगा। देखो अभी V वोल्ट की बैटरी लगाया तो कुछ चमका, डबल V वोल्टेज लगा दिया कुछ ज्यादा चमकेगा। देखो अभी ये ज्यादा चमकेगा, 3 बैटरी लगा दोगे यानी 3 गुना वोल्टेज बना दिया और ज्यादा चमकेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ती चली जा रही है। यही तो ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी बल्ब में, किसी भी रेजिस्टेंस में, किसी भी वायर में जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे करंट उतना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इस पूरे में R क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अच्छा ये VI ग्राफ, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ अगर हम कंडक्टर के लिए बनाते हैं तो देखो भैया ग्राफ जाता है एकदम से सीधा। ये ग्राफ हम लोग लैब में बना लेते हैं एक्सपेरिमेंट कर करके, ठीक है। यहां हमने करंट लिया, यहां पे हमने वोल्टेज लिया, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्यों, क्योंकि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है। अब इंपॉर्टेंट बात, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। स्लोप का मतलब tan थीटा, स्लोप का मतलब कौन सा थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा क्या देता है बेटा, अगर यहां पे V है और यहां I है तो tan थीटा क्या देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देगा क्या नाम है, रेजिस्टेंस देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास ग्राफ है, मैं कहूं इसका रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ वायर का जिसके लिए ग्राफ बना हुआ है, तो तुम इसका tan थीटा निकालोगे। tan थीटा कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कहीं पे भी देख लो, यहां पे देख लो तो ऐसे ये देखो परपेंडिकुलर है, यहां पे देखोगे कहीं ऐसी जगह देखो जहां नीचे पॉइंट मिल जाए, ठीक, यहां देख लो
यहाँ भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, जहाँ दिख रहा है वहीं देख लो यार। यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, कहीं से भी सही ग्राफ बना होगा ना तो कहीं से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, क्योंकि वो सेम रेशियो बनेगा। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर, ये कितना है देखो तो 8 तो नहीं है, ये 4.5 के बीच में जा रहा है, और बेस कितना है 0.2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो 4.5 डिवाइड बाई कितना आया था 0.2 ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के ऐसे सवाल आते हैं, तुम एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भी, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ ले। अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे एक टेक्निकल बात की गई है। अगर यहाँ पे करंट है और यहाँ बेटा वोल्टेज है, बदल गया ये देखो, यहाँ वोल्टेज था, यहाँ करंट था, बदल जाएगा तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देगा। अगर मैं तुमसे कहूँ R1 R2 R3 में कौन बड़ा है, स्लोप किसका ज्यादा है बताओ। अच्छा, जिसका एंगल ज्यादा है, ये देखो इसका एंगल ज्यादा है तो इसका स्लोप ज्यादा है, मगर यहाँ स्लोप देगा क्या, यहाँ स्लोप देगा 1/r। ध्यान रखना, क्योंकि उल्टा हो गया ना, एक्सिस बदल दिया, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। यहाँ R1 सबसे कम होगा और R3 सबसे ज्यादा होगा। यहां स्लोप देगा रेजिस्टेंस R, यहां स्लोप क्या देगा 1/r। वजह समझ गए, बदल दिया ना एक्सिस। चलो आगे बढ़ लो यार, रेजिस्टेंस के बारे में बातचीत कर रहे थे। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से बना ये हमारे पास वायर है, बैटरी तुमने जोड़ दिया, और बैटरी जोड़ने से, ये देखो बैटरी जोड़ने से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन शुरू हुई, आपस में कोलिजन शुरू हुआ, और यही क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। कोलिजन की वजह से क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। पीछे हमने सिखाया था। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज आर, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज ओम। ओम, ये ओम का सिंबल होता है। ठीक, फार्मूला वगैरह कैसे निकलेगा ये, तो आर बराबर वी बाई आई, वी बराबर आई आर, तो आर बराबर वी बाई आई। ठीक, मतलब कि अगर इस वायर का बेटा तुमको रेजिस्टेंस चाहिए तो यहां बैटरी जोड़ दो, देखो कितना करंट जा रही है, एमीटर से नाप लेना, और उस वोल्टेज को करंट से कर दोगे डिवाइड, तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या रेजिस्टेंस रहा होगा। मगर ध्यान रखना, रेजिस्टेंस तुम्हारे बैटरी जोड़ने से नहीं आया था, वो पहले से ही था। वो एक माध्यम था, एक तरीका था केवल कैलकुलेट करने का कि रेजिस्टेंस है कितना। बैटरी जोड़ो या ना जोड़ो, रेजिस्टेंस हमेशा ही होता है। तो इसलिए फैक्टर्स वो कौन से हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। सबसे पहली और जरूरी बात, राइट, कि फॉर कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना बड़ा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि कोलिजन उतना ज्यादा होगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मोटा वायर लगाओगे जिसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए आसानी होगी। तो इसलिए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, ए होगा। दोनों को एक साथ कनेक्ट करोगे, मटेरियल का नेचर आ जाएगा, जिसे अपने को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी, और ये क्या होता है, रो होता है। तो आर बराबर रो एल बाई ए। रो क्या है, रो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, जिसे रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, रेजिस्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं, रो, इसे रो सिंबल बोला जाता है। ठीक है, तो आर बराबर रो एल बाई ए। रिवीजन कर रहे हैं ना हम लोग, याद है तुम्हें, डिटेल में चाहिए तो डिटेल लेक्चर जाकर के देखना, बहुत ही मजा आएगा। ठीक, यहां देखो, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल आल्सो। क्यों भाई, क्यों 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 क्यों, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा इन केस ऑफ कंडक्टर, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बट सेमीकंडक्टर में ध्यान रखना भैया, टेम्परेचर बढ़ाओगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बनने लगते हैं, और बनने लगने से खुशनुमा माहौल हो जाता है, करंट बढ़ जाती है। क्या बात समझ में आई? सेमीकंडक्टर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। क्यों भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, बन गए तो करंट बढ़ गई, करंट बढ़ गई तो रेजिस्टेंस घट गया। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें होती है, एक्चुअली कोलिजन वहां पे भी बढ़ता है, बट डोमिनेटिंग फैक्टर चेक किया जाता है, वो क्लास 12th में सीखने को मिलेगा। अभी आ जाओ यहाँ पे, कंक्लूजन क्या है, ये वो फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है, और इंपॉर्टेंट बात, किस पे डिपेंड नहीं करता है, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, वोल्टेज और करंट पे। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, कितनी करंट दौड़ी, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। वो तो सिर्फ एक मेजर करने का तरीका था कि V बाई आई। रियल में रेजिस्टेंस का फार्मूला बेटा ये होता है। इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, कोई लेंथ डबल कर दिया, रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, एक रेजिस्टेंस से काम नहीं बन रहा है, दो रेजिस्टेंस या कई सारे रेजिस्टेंस हमको जोड़ने पड़ेंगे। दो तरीके होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन शुरू में तुमको बताया था, एक ही वायर में धड़ाधड़ एकदम चीजों को जोड़ते चले जाओ, एक के बाद एक, करंट सब में सेम होनी चाहिए, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम। पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में भी डिफरेंट, कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंसेस जुड़े होंगे एक के बाद एक हमारा घर, एक तुम्हारा घर, अगले पड़ोसी का घर, एक ही रास्ते पे बसते हैं। ठीक, तो ये है रेजिस्टेंस, और ये सीरीज में बोले जाते हैं। ठीक है बेटा, अब सीरीज में जो रेजिस्टेंस, ये देखो 3 बल्ब बैटरी सीरीज में जुड़ा हुआ है सब कुछ, और तीनों बल्ब का निकाल करके एक बल्ब लगाओ, अगर ये तीनों के इतना ही करंट कंज्यूम कर रहा हो अकेला,
इस बैटरी से, जो बैटरी यहाँ जोड़ी थी वही बैटरी यहाँ भी जोड़ो, ये तीनों ने जितनी करंट अलाउ करी, अगर ये उतना ही करंट अलाउ कर रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कहलाएगा इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका होता है, अच्छा एक बात और मैं बता दूं पहले, तीनों रेजिस्टेंस जब सीरीज में जोड़ोगे ना, तीनों में जब करंट पास होगी तो हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एक यहां से यहां के बीच में, एक यहां से यहां के बीच में, एक यहां से यहां के बीच में, तो यहां 3 पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और ये तीनों 3 वोल्ट मीटर लगा करके तुम देख सकते हो, ठीक, ये तीनों वोल्ट मीटर अलग अलग रीड करेंगे, ये वाला R1 का वोल्टेज, ये R2 का और ये R3 का, और ये कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये ऐसे निकलेगा, सीधा आपको जोड़ देना है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। पैरेलल में आ जाओ भाई, पैरेलल में आ जाओ, ज्यादा समय नुकसान नहीं करेंगे। पैरेलल कहां गया, आ जाओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उल्टा हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम। अब ये मस्ट लिखना चाहिए, क्या लिख दिया टाइपराइटर साहब ने, मस्ट बी सेम, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम। करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस में बी डिफरेंट, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट होना चाहिए, मतलब हो सकता है, सॉरी होना नहीं चाहिए, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अब जो है हम लोग अगली बातचीत अगर करें, इसको क्या हो गया, अगली बातचीत अगर हम लोग करें, रुक जाओ 1 मिनट की टाइम दो तुम लोग, 1 मिनट की टाइम दो बेटा, जस्ट अ मिनट, वेट, ओके, ये हम बातचीत कर रहे थे, ये सारी बातें हो गई थी, यस वी हैव टू स्टार्ट हियर, राइट। ये सारे रेजिस्टेंस हैं एक बैटरी के साथ, देखो एक के बाद एक पैरेलली चलते जा रहे हैं ना, एकदम साथ साथ ऐसे, यहां से पहला, उसी के जस्ट आगे दूसरा, उसी के जस्ट आगे तीसरा, ठीक है, दोनों तरफ से बंद है, इधर से भी उधर से भी, तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्यों भाई, जैसे मान लो यहां का पोटेंशियल x है, यहां का पोटेंशियल y है, तो सोचिए ये y पोटेंशियल यहां पे भी होगा, यही y पोटेंशियल यहां पे भी होगा, यही y पोटेंशियल यहां पे भी होगा, ये y और ये y, ये पोटेंशियल x है, तो इस पॉइंट के थ्रू यहां पे भी पोटेंशियल x होगा, यहां पे भी पोटेंशियल x होगा, यहां पे भी पोटेंशियल x होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वाई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल फ्लो नहीं करता, एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वही होता है। जैसे मान लो हमारे घरों में प्लग होता है, प्लग में 220 वोल्ट आ रहा है, तुम ले जाकर के अपना बल्ब उसी में घुसा दिए, तो बल्ब में भी 220 वोल्ट पहुंचा। ऐसा थोड़ा है कि 220 वोल्ट का एक पार्ट उधर चला गया और एक पार्ट इधर है, पोटेंशियल फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो करती है। इसलिए जहां भी ज्वाइंट आता है ना, करंट डिवाइड होती है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता। पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा तब जब रास्ते में कोई उसको घटाने या बढ़ाने वाला एलिमेंट आ जाएगा, बैटरी आ गई या रेजिस्टेंस आ गया या कैपेसिटर, इंडक्टर, थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर कुछ भी आ गया, ठीक है, तो पोटेंशियल घटता या बढ़ता है। अदरवाइज जितने भी शॉर्टेड पॉइंट होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट, SHORT, शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट, शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट का मतलब होता है कि दो पॉइंट्स को जब तुम डायरेक्टली वायर से जोड़ दो, जैसे यहां से यहां तक ये सब शॉर्ट सर्किट ही है, देखो डायरेक्टली वायर से जुड़ा हुआ है, और यहां हम आइडियल वायर लेकर के चल रहे हैं जिसका अपना कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो जितने भी शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट होते हैं, दिमाग में रख लेना बेटा, उनका पोटेंशियल सेम होता है। तो इसलिए इन सबका पोटेंशियल सेम है, इधर भी सबका पोटेंशियल सेम है। अब डिफरेंस सेम है तो पैरेलल है, यानी दोनों तरफ से जब दो रेजिस्टेंस बंद होंगे, एक जगह से शुरू एक जगह पे खत्म साथ साथ, तो क्या कहलाएगा, पैरेलल। यहां देखिए ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़े हुए हैं। पैरेलल में ये भी है R1 R2 R3, क्यों, क्योंकि सबका पोटेंशियल यहां पे अगर x है तो यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है। यहां पे पोटेंशियल अगर y है तो यही पोटेंशियल यहां भी है और यहां पे भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, ये पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलली कनेक्टेड है। अब पैरेलल में इक्विवेलेंट का फार्मूला ये होता है, अब केवल दो रेजिस्टेंस होंगे तो ध्यान रखना, अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस है तो तुम डायरेक्टली पैरेलल ऐसे निकाल लो, तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केवल दो रेजिस्टेंस हैं तो ऐसे कर लो। कहां से किया मैंने, कुछ चमत्कार नहीं किया, इतना को सॉल्व किया, सिर्फ इतना को सॉल्व किया, और इसको सॉल्व करोगे 1/R इक्विवेलेंट आता है, उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा। जैसे मैं कहूं 4 और 3 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलली जुड़े हैं, इक्विवेलेंट बताओ, तो कुछ बच्चे होंगे यहां पे करेंगे 1/4 प्लस 1/3 सॉल्व करेंगे वगैरह वगैरह, उल्टा, बहुत टाइम लेगा। 4 और 3 का पैरेलल बताना है, धड़ से बोलिए सर 4 × 3 डिवाइड बाई 4 + 3, बहुत आसान, 12/7 ओरली भी किया जा सकता है, मेरे को लिखने में ज्यादा टाइम लग गई है। ये सब जितने भी शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट ट्रिक्स हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन में सब कुछ बहुत ढंग से किया गया है, तुम जाकर के उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, डिटेल लेक्चर्स जो है उनमें जाना पड़ेगा आपको। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द योर सिलेबस, राइट।
देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत सारी जगहों पे करंट का हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे ठंडियों में हीटर इस्तेमाल करते हैं, गीजर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्ब चलता है, ये सारे क्या है, हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। हमारा मोबाइल फोन है, चाइनीज वाले देखो गर्म होने लगते हैं, राइट, वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। तो कहां से वो हीट बनती है, पहली बात समझने की जरूरत है कि जो बैटरी या सेल होते हैं वो सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आती है, बाय द केमिकल रिएक्शन, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बोथ टर्मिनल्स ऑफ द सेल। जैसे कोई सेल है, उसके दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट करता है, केमिकल रिएक्शन। वो इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करती है। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पूरे सर्किट में घुमाता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन टू फ्लो द करंट। जब इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में चलेगा तो करंट चलेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बैटरी की जो केमिकल एनर्जी थी वो पहले किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेकर के घूमते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तीन तरह से इस्तेमाल होती है। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज यूज्ड टू, पहला पोटेंशियल मेंटेनिंग द करंट फ्लो इन द सर्किट, दूसरा यूजफुल वर्क, और तीसरा अगर कुछ बन गया, बच गया, तो क्या बनाएगी बेटा, हीट बनाएगी। तो तीन तरीके से वो एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है। जैसे पंखे में तुमने करंट दौड़ाया, बैटरी जोड़ दी, सेल जोड़ दिया, जो भी जोड़ना है जोड़ दो, तो करंट चली, यानी कि एनर्जी ऑफ द सप्लाई जो है वो करंट को चलाने में जा रही है। फिर यूजफुल वर्क पंखे को घुमाने में जा रही है, और पंखा गर्म भी तो होता है, तो इसलिए कुछ हीट में भी जाती है। तो तीन तरीके से ये एनर्जी जाती है। अब हमको वो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी। तो अगर कोई बैटरी V वोल्ट की हो और वो Q चार्ज को पूरे सर्किट में घुमा रही हो, पूरी सर्किट से मतलब है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है R और ये बैटरी है V वोल्ट की, और यहां से Q चार्ज निकला और ऐसे घूम करके आकर के यहां पे अंदर आ गया। तो यहां से यहां कौन चार्ज घुमा, Q, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, V। तो हमने तो पढ़ा था ना, हमने तो पढ़ा था कि W जो होता है वो बराबर होता है Q डेल्टा V के, किसी चार्ज को घुमाने में। तो इस चार्ज को घुमाने में बैटरी ने क्या वर्क किया, वर्क डन बाय द बैटरी इज W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। डेल्टा V को अपन लोग V लिखते हैं 10th क्लास में, 12th क्लास में डेल्टा V लिखा जाएगा। तो W बराबर Q इंटू V, Q इंटू V, डेल्टा V। अब पावर क्या होगी, तो पावर का फार्मूला क्या होता है बताओ, रेट ऑफ वर्क डन होता है। पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन होता है, बोलो हाँ कि ना। तो W को T से करो डिवाइड, और W की जगह क्या लिखो, VQ बाई T, और VQ बाई T इज I, तो इसलिए V बराबर P बराबर VI, ये पावर है, पावर का फार्मूला। तो बैटरी ने ये पावर सप्लाई किया। तो देखिए भाई, इसको जो है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी PT, और P की जगह क्या लिख दिया, VI, तो क्या बन गया, VIT। अब पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस कितना होगा, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस P बराबर H बराबर VIT, पावर नहीं सॉरी हीट, हीट कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस कितना होगा, VIT। V की जगह IR लिख दो, तो I स्क्वायर RT, I की जगह V स्क्वायर बाई R लिख दो। अबे यार सुनता नहीं रहे हो, V बराबर IR होता है, तो I बराबर V बाई R होगा। तो एक जगह ये लिख दो, एक जगह ये लिख दो, इस पहले फार्मूले में ये लिख दो, ये बन जाएगा, इस पहले फार्मूले में ये लिख दो, ये बन जाएगा, ठीक। अब कहने का मतलब कि एनर्जी सप्लाई के ये तीन फार्मूले, एनर्जी कंज्यूम्ड के और एनर्जी सप्लाई का ये फार्मूला। अब इन तीनों में से कौन सा लगाना है सर, जो इंफॉर्मेशन दी होगी वो लगा दोगे। I दिया है, R दिया है, एनर्जी दिया है, तो IR एनर्जी ये लगाओ, V दिया है, I दिया है, मतलब हर एक में तीन वेरिएबल है, टाइम तो कॉमन है ना, तो जो तीन तुमको दिए हैं उनको लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या समझना है, और देखिए SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड, जूल इज द एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड सम अदर यूनिट समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये देखो वाट सेकेंड जूल कहलाता है, क्यों भाई, P बराबर H बाई T होता है, तो H बराबर P इंटू T होगा, ये क्या है वाट, ये क्या है सेकेंड, तो वाट सेकेंड क्या कहलाएगा, जूल कहलाएगा। तो 1 वाट सेकेंड बराबर कितना, 1 जूल। और सुनो, वाट को किलो वाट लिख दो, किलो 10 टू द पावर 3 हो जाता है, तो 10 टू द पावर 3 जूल। सेकेंड को आर में लिख दो, तो क्या करोगे, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाला याद रखना है। अरे 1 आवर में क्या होता है 3600, और किलो में क्या होता है 10 टू द पावर 3, डेसिमल में ले आओगे तो क्या आएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। समझे, क्या बात समझ में आई। एप्लियंसेस जो यूज होते हैं हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड एप्लीकेशंस, ये देखो इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। किस चीज का बना होता है उसका, टंगस्टन सॉरी फिलामेंट, बल्ब का ये फिलामेंट, आजा, बल्ब का ये जो फिलामेंट होता है बेटा किस चीज का बना होता है, ये बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है।
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसकी दोनों याद रखना, हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। वैल्यू तो नहीं पूछी जाती, याद रख लो तो अच्छी बात है, 3380 एनसीईआरटी का डेटा है, बट ये ध्यान रखना है कि हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं तो दग जाएगा ना वो बल्ब, जलेगा, पता चलेगा बल्ब टंगस्टन ही जल गया। एक चीज और, इसके अंदर इनर्ट गैसेस भरी होती है, जैसे आर्गन भरी होगी, नाइट्रोजन भी भर देते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, अदरवाइज वो जल जाएगा रिडक्शन, वो क्या नाम है उसका, रिएक्शन करके। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में बस दो बातें आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर भी हाई रेजिस्टेंस होता है, इसके कॉइल का हाई रेजिस्टेंस होता है, और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज, अरे क्या बात है, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाई करंट को आने से, हाई करंट की वजह से हमारे एप्लायंसेस को बर्न होने से प्रोटेक्ट करती है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट्स सर्किट्स एंड एप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट। ठीक है, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज की बॉडी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज का वायर, फ्यूज वायर। और ये फ्यूज वायर के बारे में इंपॉर्टेंट बात, ये लेड और टिन का बना होता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, ध्यान रखना। बल्ब में हाई मेल्टिंग पॉइंट था, फ्यूज वायर में लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ताकि ये जल के दूसरों को बचा ले। ठीक, कितना बढ़िया है। ठीक, ये प्रोक्लेन बॉडी होती है, एक तरीके का इंसुलेटर होता है। ठीक है, और जहां जैसे ही कोई हाई सप्लाई से तुम कनेक्शन करोगे, जैसे ही कोई हाई सप्लाई से कनेक्शन करोगे, राइट, तो बेटा यहां से करंट आ रही है, तो यहां से अभी के लिए करंट आ रही है, बढ़िया, यहां आई, इस फ्यूज वायर से होते हुए करंट ऐसे गई, और ये बढ़िया देखो चलचित्र दिखाई दे रहा है तुमको, चलता हुआ बंदा। ठीक, तो बढ़िया यहां पे करंट चल रही है, बढ़िया करंट चल रही है, बट धोखे से धोखा हुआ, और क्या हुआ जरा समझना। धोखे से अगर मान लो कहीं शॉर्ट सर्किट हुई, शॉर्ट सर्किट में हैवी करंट आएगी, ये दग जाएगा, ये देखो ये दग गया, खत्म। अब यही चीज हमारे लिए नुकसान हो गया। अब इसको जलने से बचाना है साहब, हमने क्या किया, इतनी महंगी चीज क्यों जलाएं, कोई सस्ती चीज जलाओ, बाद में जोड़ देंगे। तो लोगों ने समझदारी दिखाई, इसी को जला दिया। तो ये वायर जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है ताकि जैसे ही करंट जा रहा है ये जल जाए, और ये जल जाएगा तो ये बच जाएगा। समझ गए बात को। तो डोमेस्टिक वोल्टेज इन आवर हाउस जो होता है वो 220 से 240 वोल्ट के आसपास होता है। और ध्यान रखना, अगर 220 वोल्ट ऑप्शन में हो तो डायरेक्टली पहले तुम उसको टिक करोगे और ये जल जाएगा तो ये बच जाएगा। और हाँ, ये अलग अलग रेटिंग के आते हैं, 1 एम्पियर का चाहिए, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर, 4, 5, 10, 15, कितने एम्पियर तक करंट तुम ले जाना चाह रहे हो उतने एम्पियर का फ्यूज वायर आता है, तुम लगा दो ताकि आगे की डिवाइसेस बची रहे। जैसे ही उससे ज्यादा करंट आना शुरू करे वो जल जाए। मतलब मान लो हमारी टीवी है जो सपोज दैट 3 एम्पियर पे चलने या 6 एम्पियर पे चलने वाली है, 6 से करंट 7 नहीं होना चाहिए, तो यहां पे तुम भैया लिमिट कर दो ना, 6 एम्पियर पे लगा दो, 6 एम्पियर का फ्यूज वायर लगा दो, उससे ज्यादा करंट जाने की कोशिश करेगी, अपने आप जल जाएगा, वो बच जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा होता है, यानी एक्सेस करंट को रोकता है जाने से, अप्लायंसेस को जलने से बचाता है। तो बहुत बढ़िया हम लोगों ने इस चैप्टर को फिनिश किया, जो भी टाइम हमारे पास लगी होगी 2-4-5 मिनट आगे पीछे, मगर बेटा हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स आपके साथ कवर किए जाएं। खास तौर से छोटे छोटे पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप इनको रिवाइज करिएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप अगर 2.5 आवर वाला लेक्चर हमारा 1 शॉट देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से और भी बेहतर कंटेंट्स मिलेंगे। और अगर बहुत डिटेल में आपको जाना है तो सारे के सारे हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करके बनाई गई हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी वीडियोज़ हैं। ठीक है बेटा, तो एंजॉय करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। उम्मीद करते हैं आप कर भी रहे होंगे, और बेहतर करिए। बहुत ही कम दिन इस एग्जाम्स में बचे हुए हैं, तो आप करिए। थैंक यू वेरी मच।